हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द चैप्टर ऑन जुडिशरी। अब ये आपके क्लास 12 लीगल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक की पहली चैप्टर है। तो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इंडिया में वी हैव द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम मतलब क्या है? एट द सेंट्रल लेवल वी हैव अ गवर्नमेंट, बट इन ईच ऑफ द स्टेट्स वी हैव द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है। But at the same time, the Constitution has envisaged a single integrated judiciary with the Supreme Court located in New Delhi as the apex or the central court. अब इसकी जो decision है, it's binding on all the courts in India, including the high courts. उसके ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है, और वो जो भी कहेंगे, जो भी ऑर्डर वो देंगे, उसे हम सबको मानना ही है, including the high courts, sub courts, everything. And apart from all these courts, the Supreme Court and the High Court or the District Courts, हमारे जुडिशरी में एक और भी बॉडी है जिसे कहते हैं ट्राइब्यूनल्स. ट्राइब्यूनल्स refers to specialized agencies which adjudicate sector specific claims. जो हमारे कंट्री में जो डिफरेंट एरियाज़ है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया, कंज्यूमर सर्विस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे जो सेक्टर्स है यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स राइज होते ही है. ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं हमारे ट्राइब्यूनल्स. आप बहुत डिटेल्स में अभी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में. अब सुप्रीम कोर्ट इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हम थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950 एंड इट रिप्लेस्ड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल. ठीक है. अब 1950 में हमारे सुप्रीम कोर्ट जो था वहाँ पे सिर्फ 7 जजेस थे और 1 चीफ जस्टिस थे. नाउ इवेंचुअली द पार्लियामेंट वॉज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, टेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस टू 34 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस. अब आपके बुक में 33 जजेस है, आई नो, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन है. अपडेटेड नंबर यही है. तो आप एक बार अब आप अपने टीचर से प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिए इस बारे में. बट 34 इज़ द न्यूएस्ट नंबर. ठीक है. अब हम आते हैं ठीक सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो हाई कोर्ट्स है. अब हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स है एंड ऑल दीज हैव जुरिस्डिक्शन ओवर अ स्टेट और एन यूनियन टेरिटरी और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. अब पहले 4 हाई कोर्ट्स क्या था ये जानना ज़रूरी है. पहले तो मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, बॉम्बे हाई कोर्ट इन मुंबई, कैलकाटा हाई कोर्ट इन कोलकाता एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट इन इलाहाबाद. ये 4 आपको याद रखना है. अब कैसे याद रखेंगे? यू कैन रिमेंबर इट बाय अ निमोनिक MBCA. ठीक है. और कैलकाटा तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आई लिव इन कोलकाता. सो अब डिस्ट्रिक्ट एंड सब कोर्ट्स. अब हमारे सारे जो स्टेट्स है दीज आर डिवाइडेड इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स. जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब क्या? Geographically all these areas are divided into districts and in every district we have a district or a sessions judge. अब difference क्या है इन दोनों में? District judge presides over a civil case. जो भी case वो contractual disputes, property related issues से relate करता है वो है civil case, और such cases are presided over by a district judge. And criminal cases, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है criminal case क्या है. जो murder है, rape है, robbery है, वो सारे criminal cases है and such cases are presided by a sessions judge. इसके अलावा भी कुछ और जजेस भी है, जैसे कि अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं वहाँ पे है मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज. नाउ लाइक आई लिव इन कोलकाता एंड कोलकाता इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. वी हैव these metropolitan sessions judge and a metropolitan area is designated by a state government. Now there is a question regarding who is the highest judicial authority below this high court judge. तो आप लिखेंगे district judge. ये बहुत ही एक फेवरेट MCQ है टीचर्स की, बोर्ड्स में भी आया था 2021 में. Now let's come to the structure of courts in India. पहले तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स बॉडी, उसके ठीक नीचे हाई कोर्ट्स है सारे स्टेट्स में. अब हम समझते हैं जो हमारे डिविजन है उसको. मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करते हैं. सिविल साइड में है सबसे जो लोएस्ट अथॉरिटी है सिविल साइड में वो है कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस. उसके ऊपर है सिटी काउंसिल कोर्ट्स. हो गया सिविल साइड. क्रिमिनल साइड में क्या है? सबसे लोएस्ट
रैंक में है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स, उसके ऊपर है चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, और सबसे ऊपर है सेशंस जज। ठीक है, एंड वी नो द 4 एरियाज विच आर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली। फिर हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में। इन द सिविल साइड वी हैव फ्रॉम द लोवेस्ट रैंक मुंसिफ कोर्ट, उसके ऊपर है प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, उसके ऊपर है सब कोर्ट या फिर आप सीनियर सिविल जज कोर्ट भी कह सकते हैं, उसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्रिमिनल साइड में सबसे नीचे है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड क्लास, उसके ठीक ऊपर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास, और सबसे ऊपर है क्रिमिनल साइड में इन अ डिस्ट्रिक्ट हमारे सेशंस कोर्ट। ठीक है, हो गया ये। अब हम आते हैं ट्राइब्यूनल्स पे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्राइब्यूनल्स क्या है। ट्राइब्यूनल्स आर सेमी जुडिशियल बॉडीज। अब इसे सेमी जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स विदाउट अ लीगल बैकग्राउंड। हमारे जुडिशियरी में जितने भी कोर्ट्स हैं और वहाँ पे जितने भी जजेस और लॉयर्स हैं, ऑल ऑफ देम बिलोंग फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड। सब ने लॉ पढ़ा है अपने उनके लाइफ में। अब ये ट्राइब्यूनल्स जो है, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं दोज हु बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। एज अ रिजल्ट we cannot say that it's a purely judicial body, it's a quasi judicial, it's a semi judicial body. ठीक है, how does these tribunals come into existence? Either by way of constitutional mandates या फिर by the legal enactments. पर्पसेस है, पर्पस 2 है। पहले तो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। अब देखिए इतने सारे लोग हैं, हमारे इतने सारे डिस्प्यूट्स भी है, और इतने कुछ मतलब बहुत कम नंबर की कोर्ट्स है। सुप्रीम कोर्ट है एक ओनली कोर्ट इन द सेंट्रल लेवल। फिर हमारे स्टेट्स में भी आप समझिए एक तो हाई कोर्ट है और कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। यहाँ आप इतने सारे लोगों की डिस्प्यूट्स को सेटल वो करेंगे कैसे? इसीलिए ट्राइब्यूनल्स आर इम्पोर्टेंट। दे रिलीज द बर्डन फ्रॉम द ट्रेडिशनल कोर्ट्स। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स में ट्राइब्यूनल्स की। पहले तो कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इट रिजॉल्व्स द ग्रीवांसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। उसके अलावा वी हैव सैट मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इट सेटल्स द ग्रीवांसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सिर्फ लेवल की डिफरेंस है, बाकी सब सेम है ये 2 एग्जाम्पल्स में। फिर हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल। इट सेटल्स द डिस्प्यूट्स इन द टेलीकॉम सेक्टर। और NGT मतलब आप समझ सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सेटलिंग इश्यूज इन द एनवायरमेंटल एरिया। और वी ऑल्सो हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटर्स। अब रेगुलेटर की डेफिनेशन आप प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिए, ये काफ़ी बार आ चुके हैं बोर्ड्स में। रेगुलेटर्स आर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज दैट ओवरसी द लॉ एंड ऑर्डर कंप्लायंस इन द रेलिवेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स। वो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, ओवरऑल जो कंडीशन है हमारे सारे एरियाज़ की, इसको सुपरवाइज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसकी रेगुलेटर है? TDSAT की। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल TDSAT की रेगुलेटर है ट्राई, और ट्राई मदद करते हैं हमारे TDSAT की। सारे रेगुलेटर्स अपने ट्राइब्यूनल्स की मदद ही करते हैं। एंड हाउ? बाय फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, कुछ नियम कुछ लॉज बना के। बस हो गया ट्राइब्यूनल्स, और कुछ नहीं है। फिर हम आते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन जुडिशियरी। सो यहाँ से आपका जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए प्लीज़ पे अटेंशन हियर। एंड आपको कुछ पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, डोंट बी कन्फ्यूज, डोंट गेट अफ्रेड। हमने जैसे नोट्स बनाए हैं इसे फॉलो कीजिए, बहुत ही ईजिली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले क्या है? इंडिया इज़ अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, विच मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो डिसीशंस, ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स है रेंडर्ड बाय द कोर्ट्स, दे सर्व एज इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स इन लॉ मेकिंग। मतलब वो जो डिसीशंस देंगे, जो पास करेंगे, उसी के बेसिस में हमारे लॉज बनाए जाएंगे। दे आर इम्पॉर्टेंट। द कोर्ट्स एज अ रिजल्ट प्ले अ वाइटल रोल इन इंडिया। और हम तो कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करते ही हैं, बट कुछ और कंट्री है जैसे कि जर्मनी, इटाली एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप, ये जो कंट्रीज़ है दे फॉलो द सिविल लॉ सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, ओनली दे कैन मेक लॉज। अब देखिए जुडिशरी जो है प्राइमरीली ये एक ऐसे ऑर्गन है विच शुड सेटल डिस्प्यूट्स। अब सिविल लॉ कंट्रीज़ जो है वो ये कहते हैं कि it shouldn't do anything else. Law making is a function of the legislature. Judiciary वो क्यों करेंगे? इसीलिए
In civil law systems, only the legislature and in some circumstances the executive too make laws. But in India, the courts too, the judiciary too, can help in law making. ये रहा फर्स्ट फीचर, फर्स्ट सेलियन फीचर. फिर हम आते हैं द सेकेंड सेलियन फीचर. वी फॉलो द एडवर्सेरियल मॉडल. एडवर्सेरियल मॉडल मतलब क्या है? यहाँ पे जो केसेस होते हैं, यहाँ पे हम एक न्यूट्रल जज को रखते हैं. द जज प्लेज अ पैसिव रोल. वो कुछ नहीं करते, बस बैठ के बात को सुनते हैं. एंड बोथ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव लॉयर्स. ये लॉयर्स जो है वो आपस में डिबेट करते हैं और फैक्ट्स को जज के सामने प्रेजेंट करते हैं. एंड बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एज प्रेजेंटेड बाय बोथ द लॉयर्स, द जज डिलीवर्स हिज जजमेंट. यहाँ पे जज बहुत ही मतलब इनएक्टिव रोल प्ले करते हैं. ये है एडवर्सेरियल मॉडल जो कि हम फॉलो करते हैं. लॉयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. एक और सिस्टम है जो कि हम फॉलो नहीं करते, वो है इंक्विजिटोरियल मॉडल. इसे इंटरवेंशनिस्ट मॉडल या फिर इन्वेस्टिगेटिव मॉडल ये भी कहा जाते हैं. एंड हियर द जज प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल. वो पैसिव नहीं है, वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो बात में. ही और शी कैन प्रोब इनटू द मैटर मच लाइक द पुलिस. फिर हम आते हैं लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया. हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं विद अ लीगल बैकग्राउंड हुज मेन फंक्शन इज टू एडवाइज द इंडियन गवर्नमेंट. पहले तो वी हैव द अटॉर्नी जनरल. ठीक है, आर्टिकल नंबर आपको सारे केसेस में याद रखना है. अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल है आर्टिकल 76 एंड ही इज़ द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल ऑफिशियल इन इंडिया. 5 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है. पहले तो अपॉइंटमेंट, फिर क्वालिफिकेशन, फिर ड्यूटी, फिर राइट टू ऑडियंस एंड सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स. और कुछ नहीं है. पहले पॉइंट देख लेते हैं. अपॉइंटमेंट. हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Qualification required: the person who is to be appointed as the Attorney General should be qualified to be a Supreme Court judge. ठीक है. और फिर ड्यूटी क्या है अटॉर्नी जनरल की? द अटॉर्नी जनरल advises the central government on various legal matters. Now in lieu of his duties, the Attorney General is given the right to audience. दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. पहले तो द अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड ही और शी कैन ऑल्सो अपीयर इन द कोर्ट्स. ये जो कोर्ट्स में वो अपीयर करते हैं इसे ही कहते हैं राइट टू ऑडियंस. और ये जो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इवन दो ही और शी डज दैट, द पर्सन इज़ नॉट गिवन द राइट टू वोट. हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है दे हैव द राइट टू वोट, बट द अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट गिवन सच अ राइट. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय द सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स. अब ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की जो ऑफिस है, दैट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर tenure, their remuneration, their conduct, all these things are governed by the parliamentary rules. पार्लियामेंट जो भी रूल्स बनाएंगे वही गवर्न करेंगे ये सारे ऑफिसर्स को. मतलब अटॉर्नी जनरल को नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 76 में लिखा गया है, बट द वंस हु असिस्ट द अटॉर्नी जनरल, देयर ऑफिसर्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड. फिर हम आते हैं द लीगल ऑफिसर एट द स्टेट लेवल, द एडवोकेट जनरल. आर्टिकल 165. यहाँ भी 5 पॉइंट्स है. पहले अपॉइंटमेंट. हु अपॉइंट्स हिम? द गवर्नर. द क्वालिफिकेशंस: एडवोकेट जनरल शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज. ड्यूटी: ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड परफॉर्म्स अ रेंज ऑफ लीगल ड्यूटीज़. एग्जाम्पल है एक, अब समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ा जा रहा है जहाँ पे 2 स्टेट्स आपस में कुछ लड़ाई कर रहे हैं. अब जो रिस्पेक्टिव एडवोकेट जनरल्स है, दे विल रिप्रेजेंट द स्टेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट. ऐसे लीगल मैटर्स में वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो एक चीफ ड्यूटी है. फिर टीनियोर क्या है यहाँ एडवोकेट जनरल की? मतलब कितने समय तक वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू कर सकते हैं? वेल, द एडवोकेट जनरल कैन कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल द गवर्नर वंस, टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. जब तक गवर्नर चाहे. गवर्नर मतलब हमारे स्टेट में जो होते हैं ना एक ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सो गवर्नर जब तक चाहे, एडवोकेट जनरल कैन कंटिन्यू इन ऑफिस. एंड एडवोकेट जनरल की मदद कौन करते हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल्स. हो गया और कुछ नहीं है.
सोचिए कितना आसान है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ ऑल दीज पार्ट्स. फिर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी. आर्टिकल 50 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, it lays down the detailed rules about the independence of judiciary. It grants an autonomous status. अब ये 3 चीज़ के लिए important है. पहले तो मेंटेनेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए, गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू क्रिएट अ फ्री एंड फेयर सोसाइटी. एक आज़ाद और एक जस्ट सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए जुडिशियरी की इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. फिर हम आते हैं रीजन्स फॉर ग्रांटिंग अ स्पेशल स्टेटस टू द जुडिशियरी. यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं क्लास 12 में थी एंड आई यूज्ड टू रीड दिस इज़ द पार्ट विच डिस्टर्ब मी अ लॉट. मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आई फेल्ट दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिमेंबर इट. बट मैं जैसे मतलब प्रिसाइजली ये नोट्स बना रही हूँ, इससे आप एक पेज में ये देखिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे. देखिए, पहले पॉइंट ये है कि द जुडिशरी परफॉर्म्स द रोल एज अ वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी. मतलब उसकी जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है, इट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू इट्स रोल एज अ वॉच डॉग. वॉच डॉग क्यों? इट मोनिटर्स एंड मेंटेन्स द चेक्स एंड बैलेंसेस. हमारे जो 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, इनके अपने आप से कुछ फंक्शंस है, एंड दे मस्ट परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस. जुडिशरी क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि सारे ऑर्गन्स अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं. दे शुडंट इंटरफेयर इन ईच अदर्स फंक्शन. अगर कुछ ऐसे हो रहे हैं, देन इट शुड वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑर्गन्स. एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3. It's a part of our fundamental rights which grants the accused convicted of a crime the right against self-incrimination. मतलब क्या है, जो accused है उन्हें हम ऐसे coerce नहीं कर सकते जो कि वो अपने ही against कुछ कहने में मजबूर हो जाए. Obviously पुलिस जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एक पार्ट है, obviously the police is an instrument of the executive branch. A police has the right to make the accused confess the crime, but torture और oppression इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि it goes against the norms of justice and it violates the human right of the accused. हो गया ये पहला point. Then second reason for granting a special status to ensure the constitutionally guaranteed rights are interpreted as per the true constitutional philosophy. अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें काफ़ी सारे राइट्स, फ्रीडम्स ये सब देते हैं. अब स्लोली क्या हुआ, हमारे जो जूरिस्ट है, जो लॉयर्स है या फिर कुछ जजेस भी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही टेक्निकली इंटरप्रेट करने लग गए. तो क्या हुआ, जो एक्चुअल पर्पस है हमें राइट्स ग्रांट करने में, वही धीरे धीरे बदलने लगे. तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे कोर्ट्स हमारे राइट्स को ठीक से इंटरप्रेट करने के लिए इंटरवेन करते हैं ऐसे सिचुएशंस में. फॉर इंस्टेंस, एज सिटीजन्स वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिकली अगेंस्ट द गवर्नमेंट. पर ये पीसफुली होना चाहिए. आइडियली इट शुड बी नॉन वायलेंट. ऑब्वियसली हम इतना टर्बुलेंट नहीं हो सकते कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी डू हैव आवर फ्रीडम टू स्पीक इन पब्लिक. हमारे आर्टिकल 19 जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं. एंड इट ऑल्सो ग्रांट्स अस द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. गवर्नमेंट नहीं कह सकते कि द सिटीजन्स कैन नॉट डू इट. ऑब्वियसली हम कर सकते हैं. अगर हमारे राइट्स को लिया गया हमसे, तो ये कोर्ट्स की ड्यूटी है कि हमारे राइट्स को इन्फोर्स किया जाए बाय वे ऑफ रिट्स. परहैप्स यू नो व्हाट रिट्स आर, यू आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल राइट नाउ, डोंट वरी. थर्ड पॉइंट क्या है, द जुडिशियरी एक्ट्स एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अभी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3. तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है हमारे जुडिशियरी. एंड व्हेन वाज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कार्व्ड आउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है. ये 2021 में जो हमारे इसी साल जो मिड टर्म बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, टर्म 1 जो हम कहते हैं, उसमें ये क्वेश्चन था, व्हेन वाज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कार्व्ड आउट? When India was transitioning from a feudal to a democratic order, तभी independence of judiciary was carved out.
और हमारे जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वोटिंग राइट्स, ये सब हमें दिया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर ऑल्सो गिवन अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. अब हमारे कोर्ट्स जो है वो ये इंश्योर करेंगे कि ये सारे राइट्स आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एंड इट डजंट सिंपली रिमेन इन पेपर. वी मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ enjoying our rights. उसे ही इंश्योर करते हैं हमारे जुडिशियरी. फोर्थ पॉइंट क्या है? इट गिव्स एन एक्सपैंडेड मीनिंग टू आर्टिकल 21. See, Article 21 is a beautiful fundamental right. It talks about a general right to life and personal liberty. अब क्या हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, हमारे जुडिशियरी के लिए धीरे धीरे आर्टिकल 21 एक्सपैंड हो रहे हैं. हमें काफ़ी सारे अलग न्यू राइट्स दिया गया, जैसे कि राइट टू नो आवर कल्चर, right to our heritage, right to get adequate means, then equal pay for equal work, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, वो स्लोली हमें दिया जा रहा है फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. ये सारे जो नया राइट्स है जो कि इमर्ज कर रहे हैं, इट्स entirely because of the independent status of the judiciary. फॉर इंस्टेंस, राइट टू लाइफ ऑल्सो मीन्स राइट टू फूड. एक स्ट्रीट वेंडर जो है उन्हें रास्ते में निकलना ही है टू सेल हिज वेजिटेबल्स, बिकॉज वही पैसे से जो कि वो मतलब कमाने वाले हैं उसी से तो उसका खुद का पेट भरेगा. यही सारे न्यू राइट्स जो कि हमारे जुडिशियरी इंटरप्रेट कर रहा है. इट इज़ गिविंग एन एक्सपैंडेड मीनिंग टू आर्टिकल 21. फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट्स लिंक्ड टू द ग्रांटिंग ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज लिंक्ड टू ग्रांटिंग फ्री एंड फेयर ट्रायल. अब ये राइट इंपॉर्टेंट कब होते हैं? जब द अक्यूज्ड इज़ अ फॉरेन नेशनल और अ टेररिस्ट. ऑब्वियसली उनके राइट्स इन्फोर्स करने के लिए तो हमारे कंट्री में कोई नहीं है. तब हमारे जुडिशियरी देखते हैं कि दे आर नॉट ट्रीटेड अनजस्टली, दे शुड गेट देयर ह्यूमन राइट्स. हो गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज़ वाइटल फॉर the respecting of the due process of law. The state must respect the due process. Due process मतलब क्या है? The state has to respect the legal rights of the citizens and has to conform to the norms of liberty, fairness and fundamental rights. बस यही 6 पॉइंट है which talks about the importance of independence of judiciary. फिर हम आते हैं the role of judiciary. हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट्स है वो प्राइमरीली 3 रोल परफॉर्म करते हैं, एज एन एडजुडिकेटर, इंटरप्रेटर एंड एन एडवाइसर. ठीक है. अब देखिए ये थोड़ा सा फ्रेम में फिट नहीं हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ. ठीक है, अब तो आ रहा है. तो पहले हम बात करेंगे 3 मेन जुरिस्डिक्शन की, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 131. फिर हम आपके टेक्स्ट बुक में इसके बाद ही दिया गया अपीलेट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 136 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 142. इसके अलावा भी 2 और जुरिस्डिक्शंस के बारे में हम बात करेंगे. एक तो रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द PIL, ये है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बारे में. ठीक है, पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131. The Supreme Court adjudicates disputes arising between the Union and one or more states or between 2 states. ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर 2 स्टेट लड़ रहे हैं रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, सच डिस्प्यूट्स कैन बी डायरेक्टली टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो सारे मामलों को सुलझाते हैं. ये है हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. और हाँ, एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहना चाहिए ये सारे matters में, otherwise it's not really relevant to take it to such a huge and such a prestigious court. फिर हम आते हैं एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन पे आर्टिकल 142. इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट आस्क्स फॉर एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड generally such advice is taken whenever the questions is regarding public importance. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो आंसर दे, स्पेशली जब क्वेश्चन सोशो इकोनॉमिक मैटर्स पे है और पॉलिटिकल मैटर्स पे है, तब सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज़ टू गिव एनी एडवाइस. और प्रेसिडेंट के ऊपर भी ये बाइंडिंग नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को माने. ये 3 पॉइंट्स है. फिर हम आते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन पे. अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट. ऑब्वियसली अब सुप्रीम कोर्ट समझेंगे कि कब हमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बिना भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन को मानना है. फिर
Appellate jurisdiction can be invoked against any judgment, final order of the हाई कोर्ट. सपोज एक अक्यूज को हाई कोर्ट ने फांसी दिया, तो वो जो अक्यूज है ही और शी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कि आप प्लीज़ मेरे ये जो सेंटेंस है गिवन बाय द हाई कोर्ट इसे आप कम कर दो. ऐसे अपील वो कर सकते हैं अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट. एंड सच क्वेश्चन शुड ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. I mean, such matter should have a substantial question of law. And Supreme Court will decide when to grant a leave to the appeal. कब वो एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड को जाने दे सकते हैं, कब वो डिसीशंस, जजमेंट्स और ऑर्डर को कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं. फिर हम आते हैं आर्टिकल 32, रिट जुरिस्डिक्शन. रिट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ को इन्फोर्स कर सकते हैं. रिट्स जैसे कि क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हीबियस कॉर्पस. अब देखिए ये चैप्टर में ये सारे रिट्स है और इम्पॉर्टेंट है, आपको एक्स्ट्रापुलेटरी क्वेश्चंस दे सकते हैं यहाँ से. तो आप क्या करेंगे, आई मीन आई एम गोइंग टू मेक a separate part on the writs. Don't worry, I will do everything for you. So please be with me. और एक और लास्ट जुरिस्डिक्शन जो है वो है PIL. ये एग्जैक्टली जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि रिसेंटली इमर्ज हुए. PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे SAL और सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाते हैं, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड जनहित याचिका इन हिंदी, आपको पता होगा. अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंट ईयर्स इज रिलैक्स्ड इट्स लोकस स्टैंडाई. लोकस स्टैंडाई मतलब क्या, ये एक लैटिन मैक्सिम है विच रेफर्स टू द राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट. मतलब एक पार्टी की जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उनकी जो बात है उसे रखे. तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया रिसेंटली. एंड इट हैज स्टेटेड दैट इफ़ uneducated and unaware citizens cannot enforce their fundamental rights, the public spirited citizens और civil society organization, ये सारे लोग वो पोर इंडिविजुअल्स की राइट्स को इन्फोर्स करेंगे. अब ये कैसे होगा, या तो रिट्स के द्वारा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे रिट्स के द्वारा हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ऐसे वो पोर सिटीजन्स की राइट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या फिर दे कैन राइट लेटर्स टू द जजेस. अब ये लेटर्स दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पिटिशंस एंड विल बी फाइल्ड इन द कोर्ट्स. नाउ हियर वी कम टू अ हिस्टोरिकल जजमेंट. हमारे इंडिया में जो फर्स्ट PIL है वो है हुसैनारा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार. इट वाज fought in 1979. इम्पोर्टेंट डेट है, आप ज़रूर याद रखना, ये पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. क्या हुआ था तब, लेट मी टेल यू वन थिंग. बिहार जेल में काफ़ी सारे इनमेट्स वो बहुत सारे साल तक वैसे ही जेल में सड़ते आए हैं. मतलब they have stayed in the jail for a phase that is even longer than the period they were supposed to be in jail if proper legal trial had taken place. ऐसा कोई legal trial कभी हुआ ही नहीं उनके. वो क्या, nobody is interested in knowing what they did when they will be released. तो कपिला हिंगोरानी नाम की एक लॉयर जो है, इतना कुछ नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, बस आई एम टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज, यू मे नो इट. ठीक है, तो कपिला हिंगोरानी जो है, हुसैनारा खातून who was an inmate in the Bihar jail at that point of time, the case was filed on her behalf by that lawyer. She is known as the mother of public interest litigation in India. तो तब जज जो थे वो थे PN भगवती. उनके साथ भी एक और थे जो कि जिसकी नाम है A देसाई, बट PN भगवती आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, तो आप यही लिखेंगे. देन ही ट्रांसफॉर्म द पिटिशन टू अ पर्टिकुलर, आई मीन ही ट्रांसफॉर्म द लेटर रिटन टू हिम टू अ पिटिशन, और ये हिस्टोरिकल केस इमर्ज्ड इन 1979. बस हो गया ये पार्ट. अब देखिए, PN भगवती ने कहा था कि जो पोर इंडिविजुअल्स है उन्हें हमें द राइट टू फ्री लीगल एड देना ही है. एंड इन द आफ्टरमाथ ऑफ दैट केस ऑल द प्रिजनर्स ऑफ द बिहार जेल दे वर रिलीज्ड. उन्हें वो ऑप्रेसिव कंडीशन से छुटकारा मिल गया. नाउ हमारे जो PILs है, दे हैव इनकम्पस सेवरल इशूज़ लाइक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेड लेबर है. फिर
लीगल एंटाइटलमेंट्स जैसे राइट टू फूड, राइट टू वर्क. फिर environmental issues as in we have a right to clean air and water. ये सारे मैटर्स पे PIL है इंडिया में. एंड political reforms मतलब suppose members of executive has to disclose their assets, and the government needs to disclose details about the exploration of natural resources. Obviously government कभी कुछ इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, पर उससे अगर एनवायरनमेंट की नुकसान हो तब गवर्नमेंट को सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना है टू द पब्लिक. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटिगेशन, पहले तो PILs आर नॉन एडवर्सरियल लिटिगेशन विच पिट्स द इंटरेस्ट ऑफ वन पार्टी ओवर अनदर. मतलब एक पार्टी की इंटरेस्ट को बहुत बहुत महत्व दिया जाता है PILs में. जैसे कि बिहार जेल में जो प्रिजनर्स है उनके इंटरेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया. इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया कि जो बिहार गवर्नमेंट है उनके पैसों की कमी की वजह से ही तो वो सब कुछ रुकी हुई थी. ऐसे चीज़ भी होते हैं, इसीलिए PILs are sometimes criticized that it pits the interest of one party. Then PILs are based on the tenets of citizen standing and representative standing, and this expands the rights of third parties. जो lawyers है, जो कि public spirited citizens है, they are third parties. They are interfering in an issue and they are trying to disclose the wrong things in front of the court. तो ऐसे थर्ड पार्टीज़ की राइट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया. इन अ वे सही हुआ, बट कुछ लोग इसके बारे में बुरा भी सोचते हैं. And PILs is modeled on the remedial nature to create a dynamic welfare oriented model of judiciary. हमारे जुडिशरी को बहुत ही वेलफेयर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा ताकि सिटीजन्स की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो काम करें. और इसी वजह से काफ़ी सारे न्यू राइट्स भी क्रिएट होते हैं एंड इट इज़ डेमोक्रेटाइज्ड द सिटीजन्स राइट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो PILs है इट स्ट्रेंथेंड द इंडियन जुडिशरी. काफ़ी हद तक जो जुडिशरी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया. इट स्ट्रेंथेन द रोल ऑफ जुडिशरी एज अ वॉच डॉग एजेंसी. हो गया ये पार्ट. फिर हम आते हैं आज की वीडियो के एंड में, लास्ट सब सेक्शन में, हाउ आर PILs मिसयूज्ड. अब देखिए, एक चीज़ की हमेशा एक पॉजिटिव साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा. इतने सारे पॉजिटिव थिंग्स है तो कुछ नेगेटिव थिंग्स तो होगा ही. तो 3 चीज़ों में PILs की मिसयूज़ हो चुकी है. पहले तो PILs हैव बीन यूज्ड फॉर प्राइवेट गेन्स. फिर इट इज़ इनकरेज्ड फ्रिवलस लिटिगेशन ऑन अननेसेसरी इश्यूज़. मतलब यूजलेस चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया PILs का. इसीलिए काफ़ी लोग they are negative regarding PILs. And PILs are alleged to be instances of overactivism by the judiciary and stepping into the shoes of the legislature. मतलब अब देखिए, जुडिशियरी खुद के इनिशिएटिव में, इसे कहते हैं सुओ मोटो. अब धीरे धीरे जानेंगे ये सारी बात इवेंचुअली. देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट्स जो है वो अपने आप से कुछ केसेस को उठाते हैं और समन करते हैं लोगों को वो बात सेटल करने के लिए. तो ये तो इन अ वे इट्स ओवर एक्टिविज्म, बहुत ज़्यादा. वो अगर जेन्युइनली कर रहे हैं तो इट्स फाइन, बट इन सर्टेन ओकेजन्स वी हैव सीन मिसयूजेस बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स टू यूज़ द पावर टू हैरेस पीपल. तब ये सही नहीं है. तो ये 3 चीज़ों में PILs की मिसयूज़ भी किया गया है. Now see, I am trying my best to explain the chapter to you. If you like the video, please give a like and subscribe to my channel. And if you have any suggestion about how I should improve something, perhaps the explanation or the notes, please let me know in the comment section. And thank you so much for seeing the video. Bye. The next part will come on next Monday.